हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज हमारा एक 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये हमारा 5वां चैप्टर है जो कि पाठ का नाम है जल। अब हम जल के बारे में क्या क्या देखते हैं। जल का नाम सुनते ही हमारे मन में किस टाइप का इमेज बनता है? झरना, नदियां, समुद्र। हम घर में नल खोलते हैं तो पानी निकलता है, वो जल, पीने वाला पानी। ठीक है, इस टाइप के बनते हैं जल का नाम सुनते ही। अब हम देखेंगे कि जल से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, क्या कार्य है जल का। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से एक साइकिल बनी हुई है। पहले जो जल होते हैं, नदियां, समुद्र के जल होते हैं, वो क्या बनते हैं? धूप से। जब धूप निकलती है तो गर्मी पड़ती है तो उससे क्या होता है? वाष्पीकरण। ठीक है, भाप में बनता है। और भाप बन के क्या होता है कि उड़ जाता है। उड़ के कहाँ जाता है? संघनन, मतलब कि बादलों में। ठीक है, और बादलों में क्या होता है? संघनन होता है। और उसके बाद क्या होता है? वर्षण, मतलब कि वर्षा होती है। जब बादलों में पानी हद से ज्यादा हो जाता है, जब बादल पानी को, बूंदों को रोक नहीं पाता है, तो क्या होता है? बारिश होती है। ठीक है, तो वर्षा होता है। फिर वर्षा क्या होता है? दोबारा से वही, उसके बाद नीचे पानी आ जाता है। ठीक है, जल के रूप में। तो ये जो चक्र है हमेशा चलता रहता है। समझे? तो ये हमारा जल चक्र है बेसिकली। इतना आप पहले समझो। आगे हम देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? इसे हम वाष्पन कहते हैं। देखिए, यह प्रक्रिया तब होता है जब सूर्य की गर्मी से, ठीक है, धरती पर मौजूदा पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। आपको बताया मैंने कि जब गर्मी पड़ती है सूरज की रोशनी पे, सूरज की रोशनी से जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होती है? नदी नालों, ठीक है, तालाब के पानी भाप बन के उड़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, बादलों में। क्या तो क्या हुआ कि वाष्पीकरण सिर्फ समुद्र, नदियों और झीलों से नहीं, बल्कि पेड़ पौधों और मिट्टी से भी हो सकता है। समझे? ये जो वाष्पीकरण है, कहाँ से हो सकता है? सिर्फ पेड़ पौधों से भी हो सकता है। ठीक है, केवल समुद्र, नदियां और झीलों से नहीं हो सकता, बल्कि इसके अलावा भी और भी सोर्स हैं। ठीक है, बल्कि पेड़ पौधे और मिट्टी से भी हो सकता है। इस भाप को वायुमंडल में ऊंचाई पर जाकर ठंडा होने पर बादल बनते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब वायुमंडल में, जब ऊपर, जब भाप जब ठंडा होता है तब क्या बनते हैं? बादल बन जाते हैं। ठीक है, देखो आपको जिस तरह से बताया था कि देखिए, जब वाष्पीकरण होकर जब ऊपर जाता है, संघनन होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है और बादल बन जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्षा होता है। आगे देखते हैं संघनन। संघनन क्या होता है? देखिए, आपने कभी ठंडा पानी लिया? ठंडा पानी जब भी हम लेते हैं तो क्या होता है? गर्मी में जब हम ठंडा पानी पीते हैं, ग्लास में डालते हैं, तो क्या होता है? उसके बाहर ही, बाहर एक पानी के बूंदे बूंदे लेयर हमें दिखाई देती है ना? या फिर पानी बोतल लेते हैं, पानी डालते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं, तो क्या होता है कि उसके बाहर से वो पानी का लेयर बन जाता है। तो उसी तरह का, उसी को हम कहते हैं संघनन। क्या होता है संघनन में? कि संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडी होकर वाष्प तरल रूप में बदल जाती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण गर्मी के दिनों में बाहर रखा हुआ ठंडा सोडा का गिलास। ठीक है, सोडा गिलास ठंडा जैसे रखा हुआ होता है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर, ठीक है, एक लेयर सी बन जाती है, पानी की बूंदे बूंदे रहती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं संघनन। तो संघनन की प्रक्रिया से होता है। देखिए, इस टाइप से गिलास के बाहर पानी की बूंदे बनेगी ठंडी गर्मी के सुबह घास पर ओस, और एक उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं कि देखिए, जब भी हम देखते हैं घास के मैदान पर, ठीक है, तो क्या होता है कि बूंदे बूंदे हरी हरी पत्तों पर पानी के बूंदे गिरे होते हैं।
ठीक, वो किस प्रक्रिया के कारण होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। देखिए, इस टाइप से गिलास पर बूंदे बूंदे बूंद बूंद पानी जमा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा। अब वर्षा क्यों होती है, किस प्रकार से होती है? देखिए, जब बादलों में पानी की बूंदी इतनी भारी हो जाती है, जब क्या होता है कि बादल बादल देखिए, ये आपको इमेज दिखाता हूँ पहले। देखिए, इस तरीके से क्या होता है कि देखिए, हमने देखा था कि नदी नालों के पानी जो होते हैं, पेड़ पौधे से जो वाष्प बन के भाप बन के ऊपर चल जाता है बादलों में। जो देखो, संघनन के कारण जो भी पानी ठंडा हुआ, ठीक है, उसमें जो बादल बना, बादल जो बन गया, बादलों को पानी बूंद बूंद भारी हो गई, बूंद बूंद करके जो जमा हुआ, उसके बाद वो भारी हो जाती है। अब हवा उन्हें रोक नहीं पाती है, तो क्या होता है कि धरती पर गिरने लगती है। इसी को वर्षा कहते हैं हम। समझे? समझ में आया? देखो क्या होता है, जल ऊपर गया, ऊपर बनते ही ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या होता है कि हवा जो होती है, उसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, बादल में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तो क्या होता है कि वह पानी नीचे गिरने लग जाती है। समझ में आया? वो क्या होता है कि पानी नीचे गिरने लग जाता है, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक, पानी ऊपर से नीचे गिरने लग गया, तो इसी को हम बोलते हैं वर्षा। यह प्रक्रिया कई रूपों में हो सकती है, जैसे बारिश, बर्फ, बारी, ओले और आदि। समझे? कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं, इस तरीके से ओले गिरने लगते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। समझे? अब नेक्स्ट देखते हैं। अफवाह। अफवाह क्या, रेन ऑफ क्या होता है? पहले इमेज आप देख लीजिए। इस तरीके से क्या होता है अफवाह? वही पानी दोबारा से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। समझे? उसी को हम बोलते हैं अफवाह। धरती पर गिरी वर्षा का पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में वापस आ जाता है। यह पानी फिर से वाष्पित होकर जल चक्र में शामिल हो जाता है। ठीक है, इसी को हम अपवाह मतलब रेन ऑफ की प्रक्रिया का हिस्सा बोलते हैं, हिस्सा मानते हैं। जिससे पानी जिसमें पानी धरती पर बहकर वापस जल स्रोतों में पहुंच जाता है, इसी को रेन ऑफ बोलते हैं। अब क्या हुआ कि पहले पानी क्या हुआ, नदी नालों से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद क्या हुआ? अफवाह। देखिए, अफवाह क्या होता है? जो पानी वापिस से नीचे धरती पे गिरा, ठीक है, और गिर करके नदी, तालाब, झरने में मिल गया, उसी को अफवाह कहते हैं। ठीक है, मतलब कि धरती पर गिरी वर्षा का पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में वापस आ जाता है। यह पानी फिर से वाष्पित होकर जल चक्र में शामिल हो जाता है। समझ में आया? वह प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे पानी धरती पर बहकर वापस जल स्रोतों में पहुंच जाता है। समझे? देखो क्या होता है कि ये सब पानी जो है, कि क्या होता है, गर्मी के सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है कि ऊपर की ओर जाता है वाष्प बनकर। उसके बाद उसके बाद बादलों में जाके, उसके बाद ठंडा होता है और उसके बाद नीचे पानी गिरता है, मतलब वर्षा के रूप में पानी गिरता है, मोटे मोटे बूंदे बन जाती है। बादल ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता उसको, उसके बाद नीचे पानी वर्षा के रूप में गिरता है। तो उसके बाद नीचे वही पानी दोबारा से नदियों में, तालाब में, समुद्रों में आके मिल जाते हैं, इस प्रकार से। समझे? तो उसी को हम बोलते हैं अपवास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्गत संग्रहण और पुनरावृत्ति। देखिए, कुछ इसमें क्या है कि कुछ पानी धरती के अंदर रिसकर भूजल बन जाता है। समझे? कुछ इनमें से क्या होता है कि कुछ पानी जो होता है धरती के अंदर, ठीक है, वो पानी जो वर्षा का होता है नीचे रिसकर धीरे धीरे कण कण में फिसरिस कर वो नीचे की ओर चला जाता है और भूजल बन जाता है। ओके, जो बाद में कुओं और बोरवेल्स आदि के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है। देखिए, एक
इमेज दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से। अब क्या होता है कि बारिश का पानी जो हुआ वो नीचे की ओर आया, ठीक, धरती पे गिरा, और वो क्या होता है धीरे धीरे रिस करके अंदर की ओर चला जाता है। इस प्रकार से देखिए नीचे की ओर आपको जाते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से नीचे की ओर चला जाता है और दोबारा से इसको यूज कर लिया जाता है। समझे? देखो एक ट्यूबवेल लगा के, ओके, बड़े बड़े मोटर्स लगा के हैंडपंप के द्वारा, इनके द्वारा निकाल लिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं अंतर्गत संग्रहण और पुनरावृत्ति। देखिए अब क्या होता है कि जल चक्र की इस पुनरावृत्ति से पानी की आपूर्ति लगातार होती रहती है, जिससे जीवन के सभी तत्वों को पानी की उपलब्धता बनी रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसकी जो जल की कमी है पूरी तरीके से इससे पूरी होती रहती है, जिससे कि सभी लोग को पानी प्राप्त होता रहता है और लोगों को पानी मिलता रहता है। ठीक है, आप इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पुनरावृत्ति हो रही है कि बारिश का पानी गिर रहा है, उसके बाद जमीन में रिस रिस कर जा रहा है, उसके बाद उस पानी का यूज करके मोटर या कुओं के द्वारा, ठीक है, और बड़े बड़े बोरवेल्स के द्वारा निकाल लिया जाता है, जिसे हम पीते हैं। समझे? जल चक्र का महत्व क्या है? देखिए जल चक्र, देखिए एक जल चक्र क्या है, एक इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि जल चक्र क्या होता है। ठीक है, एक क्या होता है कि वापस से नदी का जल ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, इसी को एक साइकिल की तरह बना होता है। देखिए जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धरती पर पानी की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करती है। समझ रहे हैं? यह न केवल ताजे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि पर्यावरण और जीवन के अन्य रूपों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, जलवायु में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। तो यह प्रक्रिया बिना रुके नियंत्रण चलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर जल का संतुलन बना रहता है। तो इस तरीके से ऊपर से ऊपर का पानी नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से एक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, नदी नालों से बादलों में गया पानी, बादलों से उसके बाद नीचे वापिस से आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम ज्वार भाटा। ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और ज्वार भाटा और सूक्ष्म ज्वार भाटा। सूक्ष्म जो कि छोटे होते हैं, स्थूल जो कि बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा है कि अगर महासागर का पानी अगर ऊपर की ओर उठता है गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और सूरज के बल से, तो हम उसे ज्वार कहेंगे, और वही पानी नीचे की ओर आएगा तो उसको हम भाटा कहेंगे। इतना क्लियर आपको? हाँ, ठीक है। देखिए अब देखिए यह महासागरीय जल का उठना और गिरना ही मतलब ज्वार भाटा कहलाता है। जब चंद्रमा और सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति महासागरीय जल को अपनी ओर खींचती है, तो जल का स्तर बढ़ जाता है और इससे ज्वार कहा जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है तो जल का स्तर घट जाता है, जिससे भाटा कहा जाता है। बिल्कुल इजी सा है, याद हो जाएगा आपको। देखिए सूरज और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ज्वार भाटा की तीव्रता का समय बदलता है। समझे? आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, आपको अगर डिटेल में बता दूं कि देखिए जब पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं तो क्या मतलब किस प्रकार से वो उनकी क्रिया है। देखिए जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, ठीक है, जब पृथ्वी का जल जो होता है चंद्रमा के निकट में होता है, तब क्या होता है कि उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बल से मतलब कि अभिकृत होता है, जिससे कि इसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। मतलब अभिकृत मतलब कि खिंचाव आता है, अपनी मतलब अपनी ओर खींचता है वो। ठीक है, जिससे के कारण उच्च ज्वार आते हैं
पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में मतलब ये, और मतलब ये सूरज चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों मतलब सीधी रेखा में हो जाते हैं, ठीक है। सूरज चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं ये तीनों एक रेखा में इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे और सूरज यहाँ पे, तो इस तरीके से तीनों हो जाते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, समझे। तो इस समय मतलब जो होते हैं सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऊंचा, बहुत ही ज्यादा ऊंचा ज्वार भाटा होता है। ऊंचा ज्वार होता है, भाटा तो एकदम लेवल पे ही होता है। इस ज्वार को मतलब जो ये जो बड़े ज्वार होते हैं उसको बृहद ज्वार कहते हैं, मतलब, ठीक है। यह, लेकिन यह चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, समझे। तो चांद एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल विपक्षीय दिशाओं के महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, समझे। इसके कारण से ज्वार भाटा आता है। ये ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अगर, देखिए ये क्या होता है कि अगर इस साइड आ जाए, चंद्रमा पृथ्वी है यहाँ पर आता है, तो इसे छोटे मतलब लघु छोटे ज्वार भाटा कहते हैं, कम होते हैं। बस इतना ही ज्वार भाटे के बारे में, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय धाराएं समुद्री जल के बड़े प्रवाह है जो लगातार एक दिशा में बहती है। यह धाराएं महासागर महासागर में नियमित रूप से उत्पन्न होती है और बड़ी दूरी तय करती है, मतलब कि बड़ी दूरी की यात्रा तय करती है। इन धाराओं के निम्नलिखित निर्माण के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि धरती का घूमना, जलवायु, ठीक है, नमक का स्तर और जल का तापमान। यह धाराएं न केवल महासागरीय परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करती है बल्कि वैश्विक मौसम पर भी असर डालती है, ठीक है। तो ये था आपका 5वां चैप्टर जो कि समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।